हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? फाइन, गुड। सो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे सवाल भी हमारे दिमागों में खड़े करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता है। सो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर गिरती हुई चीज, ऊपर से गिरती हुई चीज हमेशा ग्राउंड की ओर, जमीन की ओर ही क्यों जाती है? सोचिए, आप में से बहुतों के पास इसका आंसर होगा। ऐसा ही कुछ सर आइजैक न्यूटन के साथ भी हुआ। सर आइजैक न्यूटन, जिनके बारे में आप बल और गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि सारे लॉज ऑफ मोशन, सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूटन ने ही दी थी। अब इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ कि एक बार ये सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से एक सेब फल इनके सिर पर आकर के गिरा। एंड जब ये इनके सिर पर गिरा तो इनके दिमाग में भी एक स्पार्क आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, और उनके दिमाग ने सोचना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने यही सिमिलर चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की, एंड ही केम टू अ लॉ। फिर उन्होंने एक नियम दिया, सब चीजें ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। हिंदी में तो नाम से ही काफी चीज क्लियर हो रही है, गुरुत्व आकर्षण। यहां गुरुत्व का मतलब है कि अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, सब चीजें जो जमीन पे गिर रही हैं तो हम वहां पर पृथ्वी को सिंबलाइज कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो हैं वो अर्थ की ओर गिर रही हैं। यहाँ अर्थ का जो फोर्स है उसे कहते हैं गुरुत्व, जिस फोर्स से वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण यानी कि अपनी ओर खींचने वाला बल। सो ग्रेविटेशन क्या है? एक ऐसा बल है, एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ अर्थ नहीं लगा रही है, इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की हर दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, उनके बीच में एक्ट करने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हर दो चीजें, चाहे मैं और अर्थ हैं, या एक एप्पल और अर्थ है, या कोई भी और सेलेस्टियल बॉडी है, हम किसी भी प्लैनेट का नाम ले लीजिए, किसी भी सैटेलाइट का नाम ले लीजिए, चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या नेचुरल है, एनीथिंग, कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स। किस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं? सपोज जैसे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इनके मासेस को हम ले लेते हैं, जैसे इसका कैपिटल एम ले लिया, इसका स्मॉल एम ले लिया, जो छोटी चीज है उसका स्मॉल ले लिया, या हम इन्हें m1 और m2 भी ले सकते हैं कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 और दूसरे का m2, और इनके जो सेंटर्स हैं, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। सो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हर दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं एक बल से, अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सम अनुपाती है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। फाइन, इनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम अनुपाती है इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसके स्क्वायर के। फाइन, दोबारा रिपीट कर रही हूं, फॉर फोर्स दोनों मासेस के, दो ऑब्जेक्ट जो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कि दोनों ही न्यूमरेटर्स हैं, और एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होने का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम अनुपात, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। सो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर्स के बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करें, इन दोनों बातों को, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d square. m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, d is the distance between their centers. अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सली इसकी वैल्यू, इसका सिंबल फिक्स है और ये m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो जो न्यूटन ने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसका एक्सप्रेशन, उसका समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ये g है, g का नाम क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक, या इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कि व्हाट इज कैपिटल जी, पेपर में ये भी आ सकता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। और इसकी वैल्यू ये भी इंपॉर्टेंट है, 6.637 इंटू 10 की पावर -11। वैसे हम इसे सिंपली 6.7 भी ले सकते हैं। 10 की पावर -11 मैं इसे छोड़ रही हूं, आप इस वैल्यू को ले लेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर आप पर किलोग्राम स्क्वायर नहीं लिखते तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम के ऊपर -2 आ जाएगा। जब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये इसका जो इसकी एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है, उसका साइन माइनस हो जाएगा। सो दिस वाज द गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका एक्सप्रेशन, इसका नियम आपके से पूछा जाता है। यहां तक कि जो आपकी वर्कशीट है आज की 54, उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, या राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली जो हम आज बात कर रहे हैं यूनिवर्सल, मतलब पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसकी परिभाषा, इसका कथन लिखिए। तो इसका कथन आपको इस वर्कशीट का मैंने लिंक हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, जहां आप इसे रीडिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। तो उसमें इसकी डेफिनेशन, इसका कथन बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट सो दैट कि ये आपके माइंड में ना फिक्स हो जाए, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नियम है डायरेक्ट आता है। इस नियम के अनुसार आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है। वह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती है। देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे ही बोलते जाना है। फाइन। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इंग्लिश में मैं रिपीट कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Fine. ये है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आपकी वर्कशीट में सेकंड क्वेश्चन है कि इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी जो है, इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जितने भी आज हम टॉपिक कर रहे हैं, नियम, लॉ का स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, जी की वैल्यू है, जी का नाम है, और इस लॉ की इंपॉर्टेंस, तो इसमें कम से कम 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने के लिए आते हैं। ये यूजुअली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ होता है इसका यूज। आप देखिए कि हम अर्थ के साथ बाउंड है। आपने कभी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में देखा होगा कि जैसे जब स्पेस में जाते हैं तो वो उन्होंने कोई चीज अपने साथ बांधी हुई होती है स्पेसक्राफ्ट में, या जब वो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर उतरते हैं तो बंधे हुए रहते हैं। फाइन। अच्छा, सेलेस्टियल बॉडी पे उतरेंगे तो उसका तो खैर अपना भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सपोज अगर यूनिवर्स में ही, जब स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल स्पेस में है, यूनिवर्स में है, कहीं भी फ्लोट कर रहा है, तो वो अपने आप को बांधे हुए क्यों रखते हैं? अगर ऐसा ना हो, देखो यूनिवर्स में जहां दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो जगह है ना खाली, वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, या उसका इम्पैक्ट महसूस नहीं हो रहा होता, तो वो तो फ्लोट करके कहीं भी इधर उधर वॉन्डर करने लग जाएंगी वो चीजें। इसी तरह से हमारे साथ भी हो रहा है कि हम अर्थ के साथ बाउंड है। देखो अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड, लेकिन हम तो कहीं नहीं गिर पड़ रहे, है ना? क्यों? क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ने बांध रखा है। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बाइंड्स अस। हम इस पर टिक पा रहे हैं, चीजें इस पर टिक पा रही हैं। दूसरी बात है कि आप जैसे यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि
मून का जो रिवॉल्यूशन है अर्थ के अराउंड वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। पृथ्वी जो अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसके पीछे भी यही रीजन है। यहाँ तक कि जो हाई टाइड्स और लो टाइड, ज्वार और भाटा का नाम आपने सुना होगा, उसका भी आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं कि वो भी इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, जो मून और सन का ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पर एक्ट कर रहा है कंबाइंड फॉर्म में, वो उसी का इफेक्ट देखने को मिलता है ज्वार और भाटे के रूप में। सो इन सब चीजों के पीछे, यानी बारिश हो रही है तो बारिश का पानी भी नीचे ही गिर रहा है, इन सब चीजों के पीछे ये लॉ ही हमें उन सबके रीजन देता है कि हम पृथ्वी से क्यों बंधे हुए हैं, या चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड क्यों गति कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर या प्लैनेट सूर्य के चारों ओर क्यों गति कर रहे हैं, और बारिश क्यों नीचे आ रही है अर्थ की ओर, और ज्वार और भाटा यानी कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स के पीछे क्या कारण है। तो इन सब चीजों के जो इवेंट्स, जो हैपनिंग्स हम देखते हैं, उनके पीछे का रीजन ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही हमें देता है। सो आई थिंक अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब तीसरा है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता, इफ देयर वुड नॉट हैव बीन दिस लॉ, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या होता? राइट योर ओन व्यूज। क्या होता सोचिए। हम अर्थ के साथ बाइंड ही नहीं रह पाते, बंधे ही नहीं रह पाते, और इस यूनिवर्स में, इस खाली स्पेस में कहीं भी वॉन्डर करते, कहीं भी किसी से टकराते, कुछ भी हो सकता था। हमारा सर्वाइवल ही जो था वो थ्रेट में आ जाता, खतरे में पड़ जाता। कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी दीवार से, कोई किसी पेड़ से, कोई किसी बिल्डिंग से, कोई आपस में अर्थ के साथ तो बैंड, और कहीं भी जाकर कोई सी में गिर रहा है, कोई बिल्कुल खाली स्पेस में ही वॉन्डर कर रहा है। तो सोचिए कितनी एक मतलब कि फनी तो लग रहा है, बट बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती, सरवाइव ही नहीं कर पाती कोई चीज। 4th क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, ये कैपिटल जी क्या निरूपित करता है, क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है गुरुत्वीय स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.673। वैसे 673 है, इजी के रूप में 6.7 भी लिख देते हैं, पूरा भी लिखेंगे तो और भी बेटर है, अच्छा रहेगा। 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपने देखा ही है कि इसमें जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो यूजुअली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सो अच्छे से समझिए, एंड आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वर्कशीट को रीड करिए। जब भी आप वीडियो देखने के लिए क्लिक करते हैं लिंक पर, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया कीजिए, वहां पर जाकर के वर्कशीट को रीड करिए, क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ढूंढिए, खुद फ्रेम करिए, रफ नोटबुक में लिखिए, उसके बाद वीडियो वॉच करें और फिर अपने आंसर्स को मैच करें जैसा कि वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है। तब आपको एक ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगा कि हाँ, मेरे इतने सारे क्वेश्चन देखो मैंने ठीक ढूंढ लिए या मैंने खुद बना लिए और वो बिल्कुल ठीक थे। तो एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा आपका। सो ऐसा ही करिएगा और अपनी वर्कशीट टाइम पे सबमिट कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। गुड लक, गुड बाय।